नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। संभवतः आप गेस कर पा रहे होंगे कि ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि समयावधि के अभाव में मैं लाइव अभी फ़िलहाल आपके समक्ष नहीं आ सकता। पर कोई बात नहीं, जिस प्रकार से मैं अपने करंट अफेयर को तैयार करता हूँ उसी तरीके से 45 मिनट 1 घंटे मैं रिकॉर्ड करके जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो दरअसल है शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ, जो कि कहीं न कहीं आप अगर विस्तार से माइन्यूट लेवल पर जाकर समझने का प्रयास करेंगे तो अर्थव्यवस्था का खंड भी दिखेगा। हमने अपने भारत की महत्वाकांक्षाओं को कई प्रकार से उभारने का, उकेरने का प्रयास किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था का खंड हो। अर्थव्यवस्था के सापेक्ष हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने के क्रम में कौन-कौन से क्षेत्र उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, कौन-कौन से क्षेत्र मदद कर सकता है, दरअसल हमने विस्तार से देखा। इसमें आईटी सेक्टर की बात हुई, जिसमें एग्रीकल्चर की बात हुई, विशेष तौर पे कृषि की बात करें तो, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहतर होने का क्रम अगर है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसी क्रम में अन्य पक्ष को भी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि खंडों को भी हमने इस बात को देखने का प्रयास किया कि अगर ये तमाम चीज़ें बेहतर होगी, संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगी, तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो दरअसल हम इख्तियार कर पाएंगे, उस लक्ष्य को देख पाएंगे। लेकिन आज उसी क्रम में एक और पक्ष मैं दरअसल जोड़ने वाला हूँ, वो ये कि आपकी जो योजनाएं रहती हैं, आपके भारत का जो एक लक्ष्य होता है, महत्वाकांक्षा होता है सामूहिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, उसमें खेलों की भूमिका क्या होगी, स्पोर्ट्स का जो एक तरीके से रोल है क्या होगा, इस नज़रिए से भारत को एम्पावर करने की जो प्रयास है हम देखने का प्रयास करेंगे। टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेलों के माध्यम से भारत का सशक्तिकरण। और जब भी हम सशक्तिकरण करने की बात करते हैं तो इसमें निसंदेह ये बात भी छुपी होती है कि अर्थव्यवस्था के तौर पर भी मजबूत होना है, और नियमावली या अन्य जो पक्ष हैं, जिसमें स्वास्थ्य पक्ष हो, एजुकेशन का पक्ष हो, सामाजिक कल्याण के पक्ष हो, ये तमाम पक्षों को भी मजबूत करने के सामूहिक रूप में ही दरअसल सशक्तिकरण शब्दावली से प्रयोग किया जाता है, उसे बताया जाता है। तो खेलों के माध्यम से भारत को कैसे सशक्तिकरण करेंगे, इसको दरअसल आज हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक को, चूंकि मैंने आपको कहा कि शासन व्यवस्था है, तो जीएस पेपर 2 से जोड़कर देखेंगे, अन्यथा आप इसे जीएस पेपर 3 यानी कि अर्थव्यवस्था खंड से जोड़कर देख सकते हैं। इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से देखेंगे वो सवाल कुछ इस प्रकार से होगा कि आकांक्षी भारत में, आकांक्षी कहने का मतलब होता है ना कि आपका क्या लक्ष्य है, महत्वाकांक्षा आपकी क्या है, उसी को ही आकांक्षी कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एज अ कंट्री, हमारी जो महत्वाकांक्षा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ये कर सकें, है ना, एक उतनी इकोनॉमी को हम लोग ये टच कर सकें। दूसरी बात है कि हम जो अंतरिक्ष सेक्टर है उसमें बहुत सारे हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। हम विश्व गुरु बनने के जो एक ख्वाब है, अगर मैं ख्वाब ही कहूँगा फिलहाल, क्यों, इसके पीछे का कई कारण, कई वजह बताई जाती है। तो ये तमाम जो महत्वाकांक्षा है, इसे ही दरअसल हम लोग महत्वाकांक्षी भारत कह रहे हैं। तो जो इन तमाम महत्वाकांक्षा, जिसे हमने महत्वाकांक्षी भारत कहा, इस महत्वाकांक्षी भारत में खेलों की भूमिका क्या होगी, इसकी बात करेंगे आगे। इसमें ही कहा जा रहा है कि भारत में खेल संस्कृति के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक, प्रमुख तत्व, या फिर कह सकते हैं चुनौतियाँ। तो सवाल ये है, टॉपिक मैंने आपको बताया ही, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको इम्तिहान देना है और फिर सवाल के जवाब देने हैं, इसलिए आप पढ़ें। क्योंकि आप जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, निसंदेह यहाँ के सामाजिक तत्व में इस बात को लेकर कई दफ़ा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहता है कि निसंदेह कई दफ़ा आप छात्र होने के नाते एक समाज को देखते हो, उसकी एक अलग नज़रिया होती है। लेकिन जब आप समाज के प्राणी होने के नाते आप अपने समाज को देखने का प्रयास करते हो, आप अपने देश को देखने का प्रयास करते हो, तो उसका कुछ नज़रिया अलग होता है। तो अपने अपने नज़रिए, अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने तरीके से आपका जो अनुभव, लेकिन अंततः हम पढ़ते क्या हैं, अपने ही देश के बारे में, अपने ही समाज के बारे में। तो चलिए आगे देखेंगे। दरअसल टॉपिक हमने बताया, क्वेश्चन बताया। पहली बात कही जा रही है, और डायरेक्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय विकास में खेल का क्या भूमिका, मतलब किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। जब हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास, तो राष्ट्रीय विकास का आशय ये कतई नहीं होता है कि हम आज 2 ट्रिलियन इकोनॉमी
फिर हम 3 ट्रिलियन इकॉनमी, अभी तकरीबन 4.5 ट्रिलियन इकॉनमी के आसपास हम लोग पहुँच गए, 4 दशमलव कुछ। तो राष्ट्रीय विकास का आशय ना सिर्फ इवैल्यूएशन के तौर पे आगे बढ़ना होता है, बल्कि सामाजिक जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, उन सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं का क्या स्थान है, बच्चों का क्या स्थान है, वृद्धों का क्या स्थान है, जो आपके हंगर रिपोर्ट है दरअसल उनका क्या स्थान है, गरीबों का जिसे हम लोग ये कहते हैं। तो इन तमाम पहलुओं से आगे बढ़ पा रहे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। ये एस्पेक्ट होता है जिसके माध्यम से आप अपने समाज को, आप अपने देश को आगे बढ़ने के क्रम में देखते हो। जिसे जो जितने सारे एग्जाम्पल, जो दृष्टांत हमने कहा, ये तमाम चीज़ों को जोड़कर आगे बढ़ने की जो बात है, इसे हम लोग दरअसल समावेशी विकास कहते हैं। अर्थव्यवस्था के खंड में भी आगे बढ़ना, सामाजिक व्यवस्था के खंड में भी आगे बढ़ना, तकनीकी के आधार पर भी आगे बढ़ना, और फिर अन्य पक्ष जो भी आपके जहन में आ रहे हों। तो भारत के राष्ट्रीय विकास में खेल की क्या भूमिका रही, सबसे पहले इसको समझते हैं। और इसमें सबसे पहली बात कही जा रही है सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। इस बात को इस बात को आप अपनी नंगी आंखों से देख पा रहे होंगे, इनफैक्ट समझ पा रहे होंगे कि खेल जो है एक तरीके से जो स्पोर्ट्स है वो कैसे आपको स्वास्थ्य को बेहतर रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल दरअसल क्रिकेट है। फिर आप कबड्डी को देख लें, फिर आप फुटबॉल को देख लें, फिर अभी चूंकि गोल्ड मेडल आया है जेवलिन थ्रो में, फिर वो शूटिंग में। तो ये तमाम कुछ गिने चुने खेल हैं जिसकी एक तरीके से तूती बोलती है हमारे समाज में। लेकिन एक सवाल जो संभवतः आपके जहन में भी रहा होगा, जिसे मैं तथ्यात्मक तौर पर यह बातें कहता हूँ कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है ना। कई बातें बताई जाती है कि हॉकी वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनफॉर्मल वे में चूंकि आपकी एक पहचान होनी चाहिए, और भारत की पहचान खेल के जगत में पहली बार हॉकी से हुआ। क्योंकि पहली बार आपने जाकर जो मेडल जीता हॉकी, ध्यानचंद जी, हाँ जो थे ना ध्यानचंद, तो उनके द्वारा ये चीज़ें करी गई। तो वहाँ से फिर भारत की पहचान हॉकी के तौर पे आगे बढ़ा, और कहीं ना कहीं वो पहली अस्मिता को जागृत करने के लिए हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भले क्रिकेट की जो एक भूमिका है वर्तमान दौर में आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, या यूँ कह लें अंतर्राष्ट्रीय पहचान के स्तर पे हॉकी से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पहली चीज़ होती है, इसलिए हम ज़्यादा हॉकी के करीब हैं सरकार के पर्सपेक्टिव से, है ना। लेकिन समाज में क्रिकेट की बोलीबाला हम सभी इस बात से अवगत है। तो वही कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो सुधार है वो स्पोर्ट्स के तौर पे देखा जाता है। मैं एक सवाल संभवतः आप खुद से कर सकते हो कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। निसंदेह आपके अगर आप महत्वपूर्ण चीज़ों को अंकन करना चाहेंगे, निसंदेह आप उसे काउंट करना चाहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर आश्वस्त इस बात से हूँ कि आप जो भी हिरार्की बनाएंगे, जो भी आप एक तरीके से नंबरिंग करेंगे, उसमें तकरीबन टॉप 2 या टॉप 3 में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो एक बेहतर स्थिति है उसको आप जरूर रखेंगे। मतलब ये कि आपके पास अनन्य प्रकार की चीज़ें हों, लेकिन अगर स्वास्थ्य बेहतर ना हो तो कहीं ना कहीं आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बात ये कही जा रही कि आपकी जो भव्यता है, उस भव्यता का आधार जब बन रहा हो तो उसमें स्वास्थ्य बेहतर हो, इस बात को आपको मतलब निसंदेह हम सभी इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि हमारी स्वास्थ्य जो है वो कहते भी है ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो छोटी बात हो गई। लेकिन इस छोटे बात को अगर आप बड़े पैमाने में भी समझना चाहें तो निसंदेह आपके जीवन के तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा किया जा सकता है, उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो निसंदेह उसका कोई रेप्लिकेशन नहीं है। आप अगर बीमार हैं तो उस बीमारी, ऐसा नहीं होगा कि उस बीमारी के जो दर्द हैं, वो एक तरीके से चुनौतियां हैं, वो किसी और को आप ट्रांसफ़र कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत, हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक उपाय हमारा ये भी है, स्पोर्ट्स भी है। अगर जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर किसी भी समाज का रहेगा, निसंदेह वहाँ की जो आप डेमोग्राफिक देखेंगे वो निसंदेह आपको स्तब्ध कर देगा। मैं भारत को ही अगर थोड़े तौर पे आपको समझाना चाहूँ, इनफैक्ट बताने का प्रयास करूँ तो क्रिकेट को देखिए तो आप हिंदी भाषी जो क्षेत्र है दरअसल बहुत फेम है। लेकिन जब आप फुटबॉल को देखकर, फुटबॉल के मद्देनजर आप अपने देश के इर्द गिर्द जो लोकेशन है अगर आप तलाशना चाहेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में मिलता है, जहां फुटबॉल की जो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा है ना।
मतलब लोकप्रियता ज़्यादा है। और जब आप फुटबॉल जहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ के समाज के लोगों की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का स्टडी आप देखेंगे तो निस्संदेह वो आपसे बेहतर होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो पूर्वोत्तर राज्यों के हमारे साथी हैं, हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो सामाजिक भाई बंधु हैं, उनकी जो ये है, छतरी जी को आप देख लें, भले ही हाइट उनका छोटा है लेकिन स्वस्थ है ना? स्वस्थ कहने का आशय ये नहीं कि आप 6 फीट और साढ़े 6 जो भी चीज़ें उतनी लंबे हों और फिर हट्टा-कट्टा। स्वास्थ्य बेहतर होने का आशय वो तो कतई आपके क्या है ना, भौतिकीय आयाम से नहीं लगाया जा सकता। तो कुल मिलाकर बात ये कही जा रही कि जहाँ स्पोर्ट कल्चर बहुत बेहतर होगा, जहाँ सामाजिक जो क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि में अगर स्पोर्ट्स का, यदि खेलों का समावेशन है, तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ स्वतः सही हो जाते हैं। और मैंने एक स्टडी भी पढ़ी थी जिसमें ये बातें कहा गया था कि भारत में विगत वर्षों में, विशेष तौर पे आप पंजाब की बात कर ले, राजस्थान का वो नीचे वाला इलाका है ना, उसका ये कर ले, पंजाब की बात कर ले, जहाँ बहुत तेज़ गति से खेलों के प्रति जो रुझान है वो बढ़ा है। ये इस बात को भी दर्शाता है, बताता है कि मधुमेह की जो स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, जो अपराध की स्थिति है, ये कमती है। अपराध कैसे, मैं आगे बताऊंगा। स्वाभाविक तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे तो चीनी चीनी रोग, जिसे हम लोग मधुमेह कहते हैं, टीबी जैसी बीमारी हो, उसको बीपी को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप जैसी जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं नियंत्रित रहती है और अंततः आपको एक बहुत बड़ा मैं क्या कहूँ इसे, इससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है, क्योंकि मतलब स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा धन है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य बहुत बड़ी एक लाभ उभर कर आई है, विशेष तौर पे जब हम राष्ट्रीय विकास में खेल की भूमिका को बात करते हैं। तो इसी में एक और बात कही जा रही है साथियों कि ना सिर्फ आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं उसको कम करती है मधुमेह, टीबी, मानसिक स्वास्थ्य जैसी स्थिति, इसमें एक और बातें कही जा रही है कि तनाव की बात, अवसाद की बात और चिंता की बात, जो वर्तमान दौर में जब से ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये बहुत बड़ा एक चुनौती उभर कर आया है हमारे भारतीय युवाओं के मध्य में। जब हम डोपामाइन, शायद इसको कहते हैं ना, जिससे आपको एक हार्मोन है डोपामाइन, यदि मैं सही कह रहा तो आप गूगल कर लेना, कि जब आप एक्टिविटी करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो कहीं न कहीं डोपामाइन रिलीज होती है और वो फिर आपके शरीर को, आपके विशेष तौर पे मानसिक अवस्थाएँ हैं, उसको खुशनुमा रखता है, उसको हल्का रखता है, उसको एक तरीके से अवसाद से अलग करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है जब आप स्पोर्ट्स कल्चर को इस तरीके से महसूस करते हो, फ़ील करते हो। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही संभवतः, चूँकि मैंने अभी आपको कहा कि हम सामाजिक पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे ही, लेकिन कहीं-कहीं ये भी देखेंगे कि इसकी अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़रूरी है। ऐसा रिपोर्ट आया साथियों नीति आयोग का, पीआईबी में मैंने देखा था, पता नहीं किसने रिलीज़ किया। खैर, तो पीआईबी का रिपोर्ट दरअसल ये है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष, जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, जिसमें मधुमेह, टीबी, दरअसल और भी ये जो बीमारियां हैं, दिल से संबंधी बीमारियां, इन तमाम कारणों की वजह से जो इफिशियंसी ना आ पाती है हमारे कामगारों में, उसकी कुल वैल्यूएशन दरअसल 6 ट्रिलियन है। 6 ट्रिलियन रुपीस प्रति वर्ष आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, इसलिए क्योंकि आपके जो वर्कर हैं वो अस्वस्थ नहीं है। निस्संदेह आप इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं किसी काम को कर रहा, मैं किसी भी मतलब कार्य में रहते हूँ, आई मीन कोई भी काम मैनुअली भी हो या फिर मानसिक तौर पे, यदि मैं स्वस्थ हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो इफिशियंसी है, मैं पूरे इफिशियंसी के साथ काम कर पाऊंगा। अगर मैं अस्वस्थ हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे समस्याएं होंगी, मैं तुरंत हांफने लगूंगा, मैं तुरंत दरअसल काम करते करते थोड़ी सी आराम की आवश्यकता होगी और फिर मैं रुक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, अच्छे पूरे मन से नहीं करूंगा। तो ये तमाम चुनौतियां कहीं न कहीं अंततः आपके अर्थव्यवस्था को पीछे करती है, और कितना पीछे करती है, 6 ट्रिलियन रुपीस दरअसल प्रति वर्ष। तो ये एक समस्या है जिसका समाधान अंततः कहीं न कहीं खेल वगैरह से मिलता है। और फिर अगली बात कही जा रही है, जो मैंने कहा था आपको कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि कैसे, स्वस्थ रहेंगे तो उत्पादन आपका बढ़ेगा, तो आप इसको लिख कर सकते थे वहां से। अगली बात कही जा रही है खेल उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास। ना सिर्फ सॉरी ना सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक व्यवस्थाओं में भी आपको बहुत सारी चुनौतियां जो हैं उसका समाधान एक तरीके से यहाँ मिलता है। जैसे रोजगार हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम
खेल जगत के उद्योग की बात करते हैं तो निस्संदेह खेल खेलने के क्रम में बहुत सारे उपकरण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए फुटबॉल आप खेल रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं जूते की आवश्यकता होगी, मोज़े की आवश्यकता होगी, है ना? फिर जुराब जिसे कहते हैं, फिर आपको फुटबॉल की आवश्यकता होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी। तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट, बॉल, अनन्य चीज़ बहुत सारे मतलब ये चीज़ें हैं, ग्लव्स आदि चीज़ें। तो कहा ये जा रहा है कि जिस गति से हमारे देश में खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा इन खेल उपकरणों का, बैट बॉल आदि, फुटबॉल, फिर वो भाला आदि चीज़ों का। तो इससे कहीं न कहीं उत्पादन बढ़ेगा, और अगर उत्पादन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई के लिए काम करी जाएगी, तो निस्संदेह जो रोज़गार की स्थिति है वो बेहतर होगी। तो पहली बात, मतलब दूसरी बात ये कही जा रही है कि इसके माध्यम से, खेल जगत के माध्यम से आर्थिक विकास भी संभव है। दो मैं कुछ डेटा लिख कर लाया हूँ। ये डेटा छोटा नहीं है साथियों। भले ही बैट बॉल, फुटबॉल ये चीज़ें दरअसल आपको ये लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो भूमिका है, इसकी उपयोगिता है हमारे अर्थव्यवस्था में। 2020 और 21 का डेटा है जिसमें ये बातें कही जा रही कि खेल जगत में $4 बिलियन का ये चीज़ें थी, मतलब बाजार था। $4 बिलियन, नॉट अ मिलियन, है ना, और नॉट अ रुपीज़ बेसिकली, है ना। $4 बिलियन का बाजार होना कहीं न कहीं आपके जो अर्थव्यवस्था है ना, उसकी जो एक आधार है उसको प्रदर्शित करता है। ये तो 21-22 की थी। अब सुनिए, 2025 अभी चल रहा, 1 से 1.5 साल में, यानी कि रफली आप ये कह लें तो 2027 के आसपास तक, 2027 के आसपास तक ये $4 बिलियन का बाजार है, ये तकरीबन दुगना $7 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। तो आपका एक क्षेत्र जहां अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहा, जहां सामाजिक व्यवस्था में भी योगदान दे रहा, क्योंकि खेल जगत के माध्यम से एक हार्मोनी बनता है, एक समरसता बनती है, जिसके माध्यम से हम सामूहिक तौर पे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ है उसको भी देख ले तो एक पक्ष और कई ऐसे लाभ हैं। तो इसे आप कहीं किसी भी सेंस में इग्नोर नहीं कर सकते। खेल जगत को आपको आगे बढ़ाना ही होगा और बहुत तेज गति से बढ़ाना होगा। अ, उसको क्या कहते हैं, समावेशी तरीके से आगे बढ़ाना होगा, ना किसी क्षेत्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिर अन्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की इस प्रकार का अवसर नहीं है, रंगमंच नहीं है जहां वो खेल सके, जहां वो आगे आ सके। तो ऐसी नहीं है। आपको समावेशिता के साथ, आपको समावेशिता के साथ, माफ कीजिएगा, समावेशिता के साथ आगे करना होगा। तो खेल उद्योग के माध्यम से हमने ये देखा कि जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था में एक इनकी परसेंटेज बनती है, इनका जो वैल्यूएशन होता है, निस्संदेह सराहनीय है। जब हम खेल जगत के उपकरण की बात करें, हमने ये करी, विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई भी प्रतियोगिता होती है क्रिकेट से संबंधित, अगर विशेष तौर पे कहें तो उनमें से पहले नंबर पे आईपीएल आता है। अगर पूरे खेल के जगत पे कर ले तो पहले से दूसरे नंबर पे प्रतियोगिताओं में, दरअसल लीग में जिसे कहते हैं, वो आईपीएल आता है। और ऐसी बातें कही गई कि 2023 में बीसीसीआई को 5,000 करोड़ रुपए का, मतलब जो एक तरीके से क्या नाम है, आईपीएल है, उससे मुनाफा होगा। तो मुझे तो ऐसा ये लग रहा है कि 5,000 करोड़ तकरीबन कई ऐसे देश होंगे जिनका कुल ये नहीं होगा, आई मीन कुल उनकी जीडीपी नहीं रही होगी। तो ये एक समस्याएं हैं, सॉरी, ये एक लाभ है कि किसी एक पक्ष को, हालांकि ये बात भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आती है कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए, एकात्मकता जो है ना, नहीं होना चाहिए। अगर खेल की बात कर रहे हैं तो जितना तवज्जो आप क्रिकेट को दे रहे हैं वर्तमान दौर में, उतनी ही तवज्जो फुटबॉल को भी दी जानी चाहिए, उतनी ही तवज्जो बैडमिंटन, भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो और शूटिंग, कबड्डी आदि चीज़ों को भी अगर समृद्धता के साथ आ गया, यानी कि भारत, मैंने अभी आपको कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। तो इन विविधताओं में न सिर्फ आपकी जातीयता विभिन्न होनी चाहिए, धर्म विभिन्न होना चाहिए, बल्कि खेल में भी विविधता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे कि एक समतुल्यता के साथ आपकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके, सामाजिक समरसता आगे बढ़ सके। तो ये बातें रही खेल जगत के, हमने ये देखा। अगली बात कही जा रही है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा। खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को भी कहीं न कहीं आगे बढ़ाए जाने की बात कही जाती है साथियों। राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ाता है, मैं इसके बारे में सुसंगठित शब्द बोलने से बेहतर मैं ये कहूँगा, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अभी पाकिस्तान और भारत के मध्य मैच हो, क्रिकेट मैच हो, तो भारतीय लोग, दरअसल अपवाद हर जगह होते हैं। आपके जहन में कोई बात आ रहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो किसी एक समूह को, किसी ऐसे लोग को भिन्नता के साथ देखा। बहरहाल, तो अपवाद हर जगह होते हैं, उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। सामान्य तौर पे बातें ऐसा कही जा रही कि जब हम क्रिकेट के तौर पे
आगे बढ़ते हैं, सामूहिकता के तौर पे आगे बढ़ते हैं। और जब भी ऐसे ऑस्ट्रेलिया से मैच हो, पाकिस्तान से मैच हो, विशेष तौर पे पाकिस्तान से बात कर ले तो पूरे भारतीय एक हो जाते हैं। और फिर आप काहे का विराट कोहली, है ना, कई लोग ऐसा होते हैं कि विराट कोहली को कोई पसंद करते, कोई रोहित शर्मा, कोई और कौन से हैं, हार्दिक पांड्या वगैरह वगैरह चीजें, है ना। तो वहाँ आपकी जो डाइवर्सिटी है, आपके पसंद और नापसंद की, वो एक रूपता के साथ जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो एकजुट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कही जानी कि जो एक राष्ट्रीय एकता है उसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है स्पोर्ट्स। दूसरी बात ये कही जा रही सामाजिक समावेशन। समावेशिक सामाजिक समावेशन कहने का आशय हुआ कि हम जब अपने प्लेयरों का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं तो उस प्लेयरों में ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो कौन से जाति का है, वो कौन से धर्म का है, वो कौन से नस्ल का है। सिर्फ हमें इस बात की आशा महत्वाकांक्षा होती है कि वो हमारे देश के लिए, हमारे टीम के लिए बेहतर परफॉर्म करे। जैसे मोहम्मद शमी के ऊपर कई दफ़ा किंतु परंतु सवाल उठाए जाते हैं ना, उनके रोजा आदि को लेकर। बहरहाल वो राजनीतिक, कुछ मैंने जैसा कि आपको कहा कि कुछ ऐसे अपवादित और खुराफाती माइंड के लोग होंगे जहां इस प्रकार के नजरियों से, इस प्रकार के दृष्टिकोण से दरअसल ये चीजें करेंगे। बहरहाल तो वही मैं कह रहा कि जो एक सामाजिक समावेशन है, आप ये कौन सा इमरान मलिक है ना, शायद ऊपर का है कहीं, जम्मू कश्मीर का, जो बहुत तेज बॉल डालता है। इमरान मलिक से लेकर के आप नीचे आ जाएं, के राहुल, और फिर बहुत सारे ऐसे संजू सैमसंग आदि जो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि भारत के ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी लोग हमारे टीम को एक तरीके से, टीम में उनकी जगह है। तो ये किस बात को प्रदर्शित करता है कि समायोजन का, सामाजिक समायोजन का। और इसका आधार, इसका माध्यम क्या हुआ? स्पोर्ट, क्रिकेट। तो सामाजिक समायोजन को सुदृढ़ करने में भी स्पोर्ट्स जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। अगली बात कही जा रही साथियों, लैंगिक समानता को मजबूत करना। जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं, एक भारत में ना परंपरावादी विचार के लोग रहे हैं, जिसे हम लोग दरअसल रूढ़िवादिता कह लें और ऑर्थोडॉक्स कह लें। इस विचार से प्रभावित होकर उनके जहन में बहुत सारे ऐसे किंतु परंतु आते हैं जो संभवतः वर्तमान दौर से कहीं ना कहीं वो मायने नहीं रखता। जैसे मान लीजिए आज के जो जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, कल या परसों की बात है, एक बैडमिंटन प्लेयर थी, ये शायद ये क्या नाम है, पंजाब या हरियाणा की है, हरियाणा जो भी रही हो, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा। वहाँ एक लड़की है जो रील बना रही थी और उसके पिता को अच्छा नहीं लगा और फिर वो गोली मार दी। हालांकि ये तमाम न्यूज आपके समक्ष आने के बाद बहुत सारे सवाल आपके जहन में उठते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो मैं आपको बात ये कह रहा कि हमारी जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जिसमें महिलाओं को, जिसमें विशेष तौर पर लड़कियों को आगे न भेजने की जो प्रवृत्ति है, वो आज से सैकड़ों वर्ष पहले हो सकता है जायज़ रही होगी, क्योंकि तत्कालिक तौर पे सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से ना हो पाना भी एक सवाल था। लेकिन आज उसी प्रकार के ये चीज़ें करना, उसी प्रकार के जो विचार है उसको ढोते हुए आगे आना, आगे बढ़ना, और ना सिर्फ ढोते हुए बल्कि उस विचार को अन्य के ऊपर थोपना, ये भी कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। तो महिलाओं को, बेटियों को एक तरीके से स्वतंत्र रूप से बढ़े, इसलिए इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी पारंपरिक मानसिकता है उसको डेंट करा जा सके, उसे कम किया जा सके, उसे यूँ कहें तो सुधारा जा सके, उसमें खेल की भूमिका अत्यधिक मात्रा में भी दिखाई पड़ती है। वो कैसे? जैसे जैसे एग्जाम्पल सेट होते जाएंगे, लोगों के नज़रिया, लोगों के जो विचार है वो बदलता चला जाएगा। ये क्या नाम है वो शूटिंग वाली जो भी थी, मनु भाकर, पीवी सिंधु, अभी और एक जो लड़की हैं जिन्हें हिमा दास, है ना, जो रनिंग करती है। तो ये तमाम जो जो नाम मैंने लिया, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैं हो सकता है याद ना रहा हो, लेकिन मैं ये कह रहा कि इन तमाम लोगों के माध्यम से हमारे समाज में जो एक स्तर है, जो एक मॉडल है एक तरीके से, है ना, वो सेट करती है कि नहीं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। जैसे जो आमिर खान का वो मूवी था ना, दंगल, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं। अगर मेरे से आप एग्जाम्पल पूछोगे जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाए जाने की बात कही गई जिसमें, तो मैं दंगल को जरूर कहूँगा, विशेष तौर पे शुरुआती स्तरों में। तो खेल के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना संभवतः आसान रहा है, और विगत वर्षों में जिस प्रकार से रुझान देखे गए कि महिलाओं के द्वारा, हमारी जो बेटियां हैं हमारे देश की, उनके द्वारा ना सिर्फ उनको मौका मिलने पर देर है, उसके बाद इतनी ज़्यादा वो मेहनत कर रही, इतने ज़्यादा वो एक तरीके से अवसर को भुनाने का प्रयास कर रही कि निस्संदेह हमारे समाज में उस प्रकार की जो मानसिकता, जैसा कि मैंने आपको कहा, क्या नाम है, रूढ़िवादिता वाला, वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। तो इस लिहाज से भी सामाजिक समावेशन, इस लिहाज से भी लैंगिक जो समानता है उसको मजबूती मिल रही है। हालांकि जैसे मैं एक एग्जांपल ध्यान में रखा हूँ, जब भी इस प्रकार की खेल से संबंधित ये चीज़ें आएंगी तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भारत
अभी विश्व में जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि पहला ऐसा देश था जो पहला ऐसा देश था जो सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा, मेरा ध्यान बाहर चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में जो पुरुष और मेल है ना, फीमेल सॉरी मेल और फीमेल जो हैं, पुरुष और महिलाएं, उन दोनों टीमों को बराबर ये चीज़ें दी जाती है। भारत अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले किया, लेकिन हाँ, ये बात भी दर्शाता है कि भारत के द्वारा इस प्रकार के लिए गए स्टेप, इस प्रकार से लिए गए एक तरीके से निर्णय, इस बात को भी बताते हैं कि हमारे देश में भले ही अभी सामाजिक तौर पे बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहाँ रूढ़िवादिता घेरी हुई है, लेकिन हमारे सरकार के प्रयासों में, हमारी सरकार के मानसिकताओं में ये कतई नहीं है। और लैंगिक समानता का एक बहुत बड़ा ये चीज़ें हैं कि भारत में महिलाओं को और पुरुषों को जो क्रिकेट टीम है इक्वल सैलरी दी जाती है, जो भी उनकी ये रहती है। हालांकि ग्रेड रहता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो जिस भी ग्रेड में हम हैं उस ग्रेड में मान लीजिए ग्रेड ए फीमेल के लिए, ग्रेड ए मेल के लिए अगर 7 करोड़ मिल रहा है विराट कोहली को, तो 7 करोड़ स्मृति मंधाना को भी मिलेगा। तो ये बराबरी कहीं ना कहीं लैंगिक समानता को भी बताता है, जो स्पोर्ट्स के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से परिलक्षित हो रहा है। अगली बात कही जा रही साथियों, अगली बात कही जा रही कूटनीति और सॉफ्ट पावर, यानी कि कूटनीति और सॉफ्ट पावर में भी खेलों की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है, बहुत ही एक तरीके से है ना स्वीकार योग्य रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ये करने से बचूंगा। दरअसल बात ये कही जा रही साथियों कि जब हम स्पोर्ट्स के माध्यम से किसी देश के साथ जुड़ते हैं, जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जांपल लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का लिया जाता है। अभी चूंकि टिबियागो ऐसा ये है ना, कैरेबियन कंट्रीज हैं जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो विजिट किए, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के माध्यम से वहाँ के रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास किया गया। आपने सुना होगा, चूँकि जो टिबागो है, मैं नाम संभवतः उच्चारण मेरी सही नहीं रही होगी, जो हमारा यूपीआई है उसको स्वीकार किया और उसको एक तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में स्थान मिला है। तो मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा भी कि यहाँ जो यूपीआई है वो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर से भी ज़्यादा तेज काम करेगा। तो कुल मिलाकर के भले ही एक थोड़ा सा आपको कटाक्ष या फिर उस तरीके से लग रहा होगा, लेकिन अंततः इस बात को भी देखा जाना, संभवतः देखा जाना चाहिए कि क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट के एग्जाम्पल के माध्यम से, क्रिकेट के प्रतीकों के माध्यम से कैसे संबंध बेहतर किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे बहुत ज़्यादा बात की हो, ये बात करा जाए कि जैसे 50 जो है ना 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसमें भारत के हार मिली, उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी मोटेरा स्टेडियम, जो अभी ये है क्या नाम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का, वहाँ पहुंचे थे, और ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। अब दोनों प्रधानमंत्री का एक साथ होना निसंदेह राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहलू को देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक साथ होने का वजह कहीं ना कहीं क्रिकेट रहा। और इसी क्रिकेट या इसी मिलन के बाद आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें बढ़ावा मिला, सॉरी उसको एक तरीके से स्थान मिला, और दोनों देश के मध्य एफडीए साइन हुआ, और फिर अंततः आर्थिक क्रियाविधि की जो एक प्रारूप रही वो आगे बढ़ता चला गया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य इस तरीके से होना, इस तरीके से व्यापार में क्रिकेट का एक तरीके से प्रभाविता होना कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को भी बताता है और कूटनीतिक पावर को भी बताता है, जिसका आधार कहीं ना कहीं मंच क्या, स्पोर्ट्स है। दूसरी बात साथियों, इसमें एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जैसे ईरान के साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें जो ईरान का चाबहार कोर्ट है, एक तरीके से चाबहार जो एक शहर है, वहाँ भारत के द्वारा स्टेडियम बनाया गया। निस्संदेह जब आप इस प्रकार से किसी भी मतलब स्टेप अगर आप लेते हैं तो वहाँ की सरकार की जो एक सहानुभूति है, या यूँ कह लें जो एक सॉफ्ट पावर है, उसके ऊपर आप एक तरीके से काबिज हो पाते हो। और इसी के बाद भारत और अमेरिका, ईरान के मध्य जो स्थिति है वो बेहतर हुई। इसके पीछे का वजह, हालांकि स्थिति बहुत खराब पहले भी नहीं थी, बेहतर थी, लेकिन उस स्थिति को बेहतर करने में इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा ईरान के साथ अंडर-19 वाले में। तो कूटनीतिक स्तर पर भी सॉफ्ट पावर बनाने के लिए भी स्पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, अफगानिस्तान की क्रिकेट की जो टीम है, एक तरीके से मॉरिशस की टीम देख लें, नेपाल का भी एक तरीके से है, जो टीम है उन टीमों को भारत की जो बीसीसीआई एक तरीके से है वो पूरा खर्च उठाती है, स्पॉन्सर करती है। तो उससे भी आपकी जो एक लगाव है, राजनीतिक लगाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं भारत के सापेक्ष सकारात्मक रूप में दिखाई देता है, जिससे अंततः हम सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये कुछ रहे बातें। अगली बात कही जा रही है
जो बेसिक मूलभूत अवसंरचना है उसका भी विकास होता है। निसंदेह जैसे अभी भारत में देख लेना, क्या नाम है उसका, खेलो इंडिया के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों के साथ खेल की जो एक ये है ना, प्रारूप है, उसको बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी खेल को नालंदा की स्टेडियम में, आयु के लिए नालंदा में जो अवसंरचना बना है खेल के लिए बना, तो एक तरफ ये बातें कही जा रही कि खेल जैसी जो प्रवृत्ति है, स्पोर्ट्स है, इसको अंजाम देने के लिए कहीं न कहीं आपको अवसंरचना बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बिहार में किसी भी जगह पे फुटबॉल की टीम, फुटबॉल का ग्राउंड बनाना है, क्रिकेट का ग्राउंड बनाना है, बैडमिंटन का ग्राउंड बनाना है, पोलो और भी जो चीज़ें हैं उसका ग्राउंड बनाना है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो एक चीज़ें कहीं न कहीं एक तो वहाँ जहाँ बनेगा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए भी आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें देखनी होती है कि मान लीजिए पटना से डायरेक्ट वहाँ फ्लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, पटना से डायरेक्ट वहाँ एक तरीके से जो मार्ग की सुलभ व्यवस्था है कि नहीं। तो कहीं न कहीं स्पोर्ट्स तो एक माध्यम रहा ही, लेकिन इस खेल के माध्यम से अन्य संरचनाओं का बनना भी कहीं न कहीं ये आपकी अर्थव्यवस्था के लिए सही होता है, जिसे हम दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, जैसे भारत में खेलो इंडिया जैसे मैंने आपको कहा था, तो उड़ीसा में तकरीबन खेलो हब बनाए जाने की एक बात कही गई, जिसमें तकरीबन 1310 करोड़ रुपए का लागत से बनाया गया। मतलब अगर भारत में आंतरिक स्तर पे किसी भी बड़े टूर्नामेंट की बात करनी है तो केरल में, नहीं केरल में नहीं, यहाँ कौन है, उड़ीसा में है ना, थोड़ा सा वो ये चीज़ें हैं। इस उड़ीसा इसलिए चूँकि ऐसा होने से वहाँ की जो स्टेट जीडीपी है वो बढ़ेगा। तो उड़ीसा में तकरीबन 1300 यानी 1300 करोड़ के आसपास वहाँ लागत लगाया गया, वहाँ इतनी राशि से दरअसल जो खेलो हब है वो बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। तो कहीं न कहीं ये आपकी अर्थव्यवस्था को भी बूम करता है और इस लिहाज से स्पोर्ट्स की जो महत्ता है वो समझ आती है, जिसे हम विभिन्न पक्ष में देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बात कही जा रही नवाचार और प्रौद्योगिकी का विकास। निसंदेह जैसे आप अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40, 50 साल पहले से क्रिकेट को अगर फॉलो करते आ रहे होंगे, निसंदेह आप नहीं कर रहे होंगे यदि आप मुझे सुन रहे हो तो, क्योंकि 25, 30, 22, 15 है ना, इस एज ग्रुप के दरअसल हम सभी साथी हैं, तो 50 साल का वो मुश्किल है। बहरहाल भाई, ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा कि वर्तमान दौर में तत्कालिक तौर पे जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेकर के आज तक हर साल, हर दशक में कुछ न कुछ नई चीज़ें आई और वो नई चीज़ों का आधार एक तरीके से तकनीकी रहा। जैसे बहुत पहले डीआरएस नहीं होता था, बहुत पहले जो लाइव प्रसारण है वो नहीं होता था, तो डीआरएस का आना, जो प्रसारण संबंधी चीज़ें हैं, है ना, वो सुलभ हो पाना कहीं न कहीं तकनीकी विकास का एक प्रारूप है। फिर आप उसको क्या कहते हो, लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू की बात करें तो एलबीडब्ल्यू की जो ये चीज़ें हैं कि कौन आउट हुआ या नहीं हुआ, अंपायर्स को ला दिए, तमाम चीज़ों की जो तुष्टिकरण है या यू कह लें वैलिडेशन है, वो कहाँ से मिलता है, आपके तकनीकी से मिलता है। तो ना सिर्फ आपके सामाजिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, बल्कि ज्ञान विज्ञान यू कह लें तकनीक के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा क्या, जो विकेट होते हैं, हाईटेक विकेट होता है जो आपके साउंड को भी कैप्चर करेगा, जो आपके स्पर्श है एक तरीके से उसको भी कैच करेगा। तो तमाम चीज़ें वहाँ इसलिए एक तरीके से उसमें उसको ये बनाया गया ताकि स्पोर्ट्स की जो खेल है, जो एक तरीके से जो खेल है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, बेहतर तरीके से पारदर्शिता के साथ, बिना किसी किंतु परंतु के तमाम चीज़ें निर्णय के आधार पर लिया जा सके, है ना, सबूत के आधार पर निर्णय लिया जा सके। तो नवाचार और प्रौद्योगिकी का विकास भी एक केंद्र रहा है, जिसके माध्यम से स्पोर्ट जो खेल क्षेत्र है इसको आप देख सकते हो। बहरहाल अगली बात कही जा रही पर्यावरण जागरूकता। खेल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना संभवतः आसान है। जैसे आप 2022-23 के आसपास देख रहे होंगे कि आईपीएल में जो लास्ट की 4 टीमें बचती है, जिसे लीग मैच कहा जाता है, उसमें हर डेड बॉल पे तकरीबन 500 करोड़ लगाए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब जो आईपीएल हो रहे हैं, अब पिछले साल से आई थिंक, वहाँ हर डॉट बॉल पे शुरुआती दिनों से ही जितने डॉट बॉल होंगे, वहाँ हर डॉट बॉल पे 500 पेड़, 500 नए जो वृक्ष हैं वो लगाए जाने की बात कही जा रही बीसीसीआई के माध्यम से। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से एक जो पर्यावरण जागरूकता है उसको भी लोगों तक पहुंचाया जाना आसान हो गया है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही साथियों कि जब भी हम अपने पर्यावरण को देखने की बात करते हैं, तो पर्यावरण कहने का आशय सिर्फ ये नहीं होता कि आप वृक्ष को लगा दें। पर्यावरण का आशय ये कतई नहीं होता कि सिर्फ आप हरियाली को बढ़ा दें। पर्यावरण जागरूकता कहने का आशय
एक तरीके से आपके खान-पान, एक तरीके से आपका रहन-सहन, तमाम चीज़ों के समतुलता को संधारित करना, समतुलता को एक तरीके से व्यवस्थित करना भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उभर कर आता है। तो वहाँ से जैसे आपने देखा होगा जब भी हम क्रिकेट देख रहे होते हैं तो कहीं न कहीं जो फ़िटनेस है वो हमारे ज़हन में आती है कि नहीं मुझे भी विराट कोहली की तरह फ़िट रहना है। और जब आप अपने ही बारे में इस तरीके से ये चीज़ें करते हो तो अंततः आपको ये भी सवाल आपसे ही होता है कि क्या आप इस प्रकार के खान-पान को संयम से आगे बढ़ा पाओगे? जिसमें फ़ास्ट फूड ना होना, है ना? जिसमें संयम मतलब जो आपका स्लीप साइकिल है वो बेहतर होना। तो इन तमाम चीज़ों का अपने बारे में सोचना भी एक जागरूकता का प्रकार है, जो कहीं न कहीं हमें स्पोर्ट्स के माध्यम से मिलता है। तो ये कुछ बातें रहीं। अगली बात कही जा रही साथियों, अपराध और असामाजिक जो तत्व हैं या व्यवहार है उसमें कमी। मैंने कई बार आपको कहा कि हम सभी, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहीं दरअसल स्टडी हुई जिसमें ये बातें कही गई कि आज जो तकरीबन अपराध हो रहे हैं, उन अपराध में बहुत ज़्यादा अपराध होने की प्रवृत्ति के पीछे का एक वजह ये है कि उनके पास कोई काम नहीं था, वो किसी काम में व्यस्त नहीं थे। तो अगर आप मान लीजिए मादक पदार्थों की सेवन की ही बात कर ले, अगर मैं घर में हूँ, अगर मैं एक तरीके से ऐसे स्थान पे हूँ जहाँ संभवतः मुझे कोई काम नहीं है, तो मेरा जो एक दिमाग है वो एक तरीके से उसे ये करने का प्रयास करा कि मैं थोड़ा-सा सुट्टा लगा लूँ, मैं थोड़ा-सा एक पैक लगा लूँ या किसी भी प्रकार का जो चीज़ है वो ये कर लूँ। तो कहीं न कहीं ये समस्याएँ हमारे सामने उभर कर आती है। लेकिन जब आप किसी भी अंग या यूँ कह लें किसी भी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी के साथ आप संलग्न होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो निस्संदेह इस प्रकार की जो भावनाएँ हैं, कुकृत्य है, जो नशा आदि की जो भावनाएँ हैं, एक तरीके से जो याद है वो नहीं आएगा। और ये बातें भले ही मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जिस भी समाज में स्पोर्ट्स की जो एक भूमिका है, जो रुझान है वो जितना ज़्यादा रहा है, वो समाज उतना ही जो कुकृत्य है, एक तरीके से जो असामाजिक व्यवहार है वो कम होता हुआ दिखा है। तो असामाजिक तत्वों को कम करने के क्षेत्र में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अभी एक रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक स्टडी हुई थी जिसमें ये कहा गया कि वर्तमान दौर में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को जोड़ लें तो वहाँ से या वहाँ के लोगों में, वहाँ के युवाओं में खेल के प्रति जो रुझान है बहुत तेज़ गति से बढ़ा है। और इतना तेज़ गति से कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कहीं न कहीं जो आज से 10 साल पहले जो बढ़ने का दर था, जो पार्टिसिपेंट की जो एक प्रतिशतता रही, उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड मतलब ये कर दिया। लेकिन इसके पीछे और ये तमाम चीज़ें का और ये तमाम जो रुझान बढ़ने के पीछे का वजह वर्तमान का रिजल्ट है। वर्ल्ड कप का जितना हमारा जो ओलंपिक है उसमें मेडल लाना, फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे ऐसे क्रियाविधि का संचालन किया जाना, खेलो इंडिया के जो एक प्रयास है उसके माध्यम से। तो ये सकारात्मक पहलू हमें देखने को मिला। लेकिन इसी क्रम में एक और बातें कही जाती है कि जो ये है क्या उसको कहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन की जो एक परसेंटेज है वो भी बढ़ी है। और ये भी उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में मैंने आपको कहा कि यहाँ से लोगों की जो रुझान है खेल के प्रति बढ़ा है। तो ये भी एक समस्या है, द्वंद्व देखने को मिलता है। तो खैर ये बातें अपराध और असामाजिक व्यवहार में कमी आएगी यदि हम बेहतर तरीके से लोगों को स्पोर्ट्स में इंगेज करके रखें। तो आगे बात कही जा रही साथियों, हालांकि जब हम ऐसा करें जैसा भाव लाते हैं तो हमारे देश में सरकार तो काम कर ही रही कि आपको तमाम जो फैसिलिटीज़ है खेल के माध्यम में, खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में वो दे रही। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओज भी हैं जो मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने का पसंद है, क्रिकेट खेलना आपको ये चीज़ें हैं, लेकिन संभवतः आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है, पर्याप्त जो बैट बॉल आदि जो चीज़ें हैं वो नहीं है, तो एनजीओ आपको मुहैया कराएगी और फिर कहीं ना कहीं आप खेल में संलग्न हो जाओगे। उसी प्रकार से एनजीओ इस बात को भी ध्यान देती है विशेष तौर पे कि कौन से जो जैसे ग्रामीण लेवल पे बहुत सारे मैदान में लोग खेल रहे होते हैं, तो एनजीओ का ये ध्यान होता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा पर्सन, कौन सा एक तरीके से प्लेयर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसको एक बेहतर मंच देने के लिए नज़र बनाए रखता है। तो न सिर्फ सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा, सामाजिक तौर पे भी इतनी जागरूकता रही है कि अगर आप बेहतर तरीके से किसी भी खेल को खेल पा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ाने का जो एक प्रोत्साहन है वो मिलता है। पहले नहीं मिलता था, बट अब ऐसी चांसेस हैं कि आपको आगे बढ़ाए जाने की प्रयास करी जाएगी और इसमें एनजीओ का भी भूमिका रहा है जो लोगों को खेल से जोड़ रहे हैं। अगली बात कही जा रही साथियों, स्वदेश खेल एवं सांस्कृतिक विरासत। स्वदेशी खेल और सांस्कृतिक विरासत भी कहीं ना कहीं आपके खेल के माध्यम से रखी जाती है। विरासत और जब हम संस्कृति की बात करते हैं, आप जीएस पेपर 1 पहला ही खंड है दरअसल आर्ट एंड कल्चर, है ना, भारत की सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण। उसमें आप विस्तार से पढ़ेंगे सांस्कृतिक क्या है, विरासत क्या है और उसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं।
कुल मिलाकर अभी एक एस्पेक्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है कि खेल के माध्यम से भी हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति एक तरीके से उसका संरक्षण, जो विरासत है उसका संरक्षण किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, कबड्डी की बात कर ले, आपने देखा होगा हॉकी की बात कर ले, आपने देखा होगा जल्लीकट्टू एक ये है, बैल के माध्यम से जो खेल होती है ना, आप साउथ में देख लेंगे ये हुई। दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा खेलों के नाम ध्यान में नहीं है जो दरअसल साउथ इंडिया में होता है। उन खेलों का वर्तमान दौर में भी संचालित होना कहीं न कहीं आपके विरासत के संरक्षण का एक आधार है। जैसे उसको क्या कहते हैं, मल्लयुद्ध जो होता है ना, उसको कुश्ती, है ना? तो कुश्ती आज से बहुत मतलब हमारे, आपने जरासंध की वो चीज़ें देखी होगी, जिसमें कृष्ण और जरासंध के मध्य कुश्ती होता है और फिर अंततः उनकी जांघें उखाड़ कर फेंक दी जाती है। बहरहाल, तो कबड्डी, खो-खो भी एक ये है, और कुश्ती जैसे जो हमारे पारंपरिक खेल रहे हैं, उसका संरक्षण भी इस प्रकार से किया जा सकता है। बिहार में कबड्डी का वो रौब, हम सभी इस बात से अवगत हैं। आपको पता होगा कि बिहार में जो अभी वर्तमान में ये चीज़ें बनाई गई, उसमें तकरीबन 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया, बड़े-बड़े बाहर से इन्वेस्टर आए। तो खैर, आगे बात कही जा रही खेल संस्कृति के विकास में उत्पन्न बाधा। सॉरी सॉरी साथियों, दरअसल खेल संस्कृति के विकास के उत्पन्न में बाधा। अभी दरअसल मैं नमस्कार बोलने वाला था, मुझे लगा मैं खुद शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से। ये खुद ब खुद हो जाता है। खैर, तो बाधा यानी चुनौती के क्रम में सबसे पहली बात कही जा रही है कि जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, जैसे मान लिया फुटबॉल की बात करी जाए, कबड्डी की बात करी जाए, खो-खो की बात करी जाए, कुश्ती की बात करी जाए, क्रिकेट की बात करी जाए, जो ये तमाम जिनके मैंने नाम लिए आपके समक्ष, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास एक बुनियादी अवसंरचना हो। खेलने के लिए क्रिकेट मैदान हो, फुटबॉल खेलने के लिए आपके पास प्रॉपर ग्राउंड हो, खो-खो खेलने के लिए आपके पास स्थान हो, तैराकी और भी कुश्ती आदि के लिए आपके पास मैट आदि जो चीज़ें हैं वो। तो सबसे पहली जो बुनियादी समस्या है वो ये है कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जिसको आप सुविधा भी कह सकते हैं कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा एवं सुविधा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से जब हम टियर या यूँ कह लें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ फुटबॉल का मैदान मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ कबड्डी के लिए एक प्रॉपर स्थान मिलता है। वहाँ कुश्ती के लिए चलिए कुछ हद तक लोग बना देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे में किसी भी प्रकार की जो अवसंरचना, जो क्षमता आप खेल को आगे बढ़ाएगी, ग्रामीण परिवेश में न के बराबर देखने को मिलता है। और यकीन मानिए, जब तक आप ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार की अवसंरचना को नहीं बनाएंगे, तो जो ज़मीनी स्तर पे जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप यूँ कहें तो ज़ाया कर रहे हैं। वास्तव में भारतीय देश में, भारतीय समाज में इतनी विविधता है, जितनी विविधता है उससे कहीं ज़्यादा विविधता हमारे खेल दृश्य में है। और उस खेल दृश्य की विविधता में जो पारंगत खिलाड़ी हैं, उनको पहचान करने के लिए आपको कहीं न कहीं वहाँ संरचना का विस्तार करना होगा। गाँव में अगर आप बैडमिंटन का कोर्ट नहीं बनाएँगे, तो जो बेहतर बैडमिंटन प्लेयर होगा कैसे पता कर पाएँगे आप? आप फेस में रिकॉग्नाइज़ करके तो ये नहीं कर पाएँगे, आप तो आधार कार्ड से नहीं पहचान पाएँगे। तो हालाँकि ये बात कही जाती है कि जो एक बहुत बड़े, मैं नाम भूल जाता हूँ बार-बार, सॉरी फॉर दिस वन, बहुत बड़े फुटबॉलर हुए हमारे देश के लिए, सॉरी बहुत बड़े ये हुए प्लेयर, क्या उसका मतलब हॉकी प्लेयर हुए, मतलब जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया भारत के, मतलब इस क्षेत्र में भारत के लिए। और वो पता है कैसे मिले थे? एक जो ये हैं कोच है, वो जा रहे थे और वो बच्चा जो है वो गलती से खेल रहा था, और इस कोच की नज़र उनके ऊपर पड़ी कि अरे ये तो बढ़िया खेल रहा है। फिर उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग आदि दे करके फिर देश का नाम उन्होंने किया। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप बेहतर तरीके से, जैसे चाइना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि चाइना, अमेरिका और छोटे-छोटे यूरोपीय कंट्रीज़ इतने बड़े पैमाने पे जो मेडल है हमारा ओलंपिक में क्यों लाते हैं? क्योंकि उनका बेहतर एक पिरामिड अवसंरचना है खेल के क्षेत्र में, ग्रामीण स्तर पे, उसके जिला पे, उसके बाद फिर ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर, और वहाँ से छनते पे आते हैं, फिर अंततः अपना जो एक चीज़ें हैं वो बेहतर हो पाती है। मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में उनके पास 1000 ऑप्शन है, तो उस हज़ार ऑप्शन में भी छँटते-छँटते जो सबसे बेहतर है वो आएगा। आपके पास ऑप्शन ही 10 है, आपके पास ऑप्शन ही 2 है, आपके पास ऑप्शन भी कई मायनों में नहीं है, तो कैसे संभव हो पाएगा कि आप उससे बेहतर तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो करवा पाएंगे? निसंदेह इट्स इम्पॉसिबल। तो वही कहा जा रहा है कि ज़मीनी स्तर की प्रतिभाओं को
आंकने के लिए उन प्रतिभाओं के जो प्रतिभा है उसमें विकास हो सके, इसलिए आपको बुनियादी अवसंरचना का बनाना, बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ कर पाना बहुत ही ज़रूरी है। पहली चुनौती अवसंरचना का हमने देखा। अगली बात कही जा रही, खेलों की अपेक्षा शिक्षा पर जोर। ये बात तो हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज, जैसा मैं कई बार डेटा पढ़ा हूँ, कि आज भी हमारे स्कूल में 20% से कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ खेल संबंधी जो बुनियादी अवसंरचना होना चाहिए वो है, बिल्कुल नहीं है। तो जब आप ध्यान, मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन उस प्रकार के वातावरण स्कूल में नहीं दिए जाएंगे, मैथ्स कॉपी किताब के साथ जोड़कर रखा जाएगा, तो जो हमारी प्रतिभा इन क्षेत्रों में है, इन स्पोर्ट्स में है, क्या उभर कर आएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे आप चाहेंगे कि आपके हर शहर में एक तरीके से क्षेत्रीय है ना, जो क्षेत्रीय भैया हैं, क्षेत्रीय प्लेयर जो दरअसल क्या नाम उनका, माफ़ कीजिएगा, तो कैसे आप चाहते हैं कि हर राज्य में एक विराट कोहली हो, हर राज्य में एक बुमराह हो? ये कैसे संभव हो पाएगा? ये संभव तभी हो पाएगा जब कहीं न कहीं आप शिक्षा के साथ-साथ इन्हें खेल के साथ भी जोड़कर देखेंगे। निस्संदेह ये सवाल भी उठाए जा सकते हैं कि अगर आप उन्हें शुरुआती दौर में खेल में ज़्यादा रुझान दिखा दोगे तो संभवतः बहुत मुश्किल होगा। आपको इसके लिए भी कहीं न कहीं इस बात को देखना है कि आप दोनों अवसर दें, एक तरफ पढ़ाई का, एक तरफ ये का। दोनों में ही सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वो बच्चा कहाँ कर रहा, उसके तर्ज पे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ये सचिन के साथ भी, सचिन सर के साथ भी, विराट कोहली के साथ भी, शुभम गिल, जितने भी हमारे अभी वर्तमान और भूतपूर्व प्लेयर हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा है जो ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रखे हैं। शायद ही ऐसा कोई है जो जिनका एक बेहतर एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो। सभी ने उस ज़मीनी स्तर पे पहुंचने के साथ ही अपनी प्रतिभा को पहचाना क्रिकेट के क्षेत्र में, और फिर वो आगे उस पे काम करते रहे और आज भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो खेलों की अपेक्षा शिक्षा पर अत्यधिक जोर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैंने आपको कहा कि अवसंरचना 20% ही ऐसे स्कूल हैं जहाँ खेल जैसे अवसंरचनाओं का स्थान है। आगे बात कही जा रही, खराब प्रशासन और नौकरशाही की अकुशलता। एक शब्द इसमें होती है, लाल फीताशाही। जैसे कई बार सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में या फिर ग्रामीण स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, है ना, ब्लॉक के स्तर पे, जिला के स्तर पे नए नए जो अवसंरचना है, स्टेडियम है, कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, उसको बनाए जाने की बात कही जाती आ रही है। बहुत सारी योजनाएं रही हैं ऐसी, लेकिन हमारे देश में जो लाल फीताशाही है, नौकरशाही का एक तरीके से भ्रष्टाचार का होना, कहीं ना कहीं इस तमाम क्षेत्रों को और भी नर्क के जाल में ढकेलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये कहीं ना कहीं जो मिसमैनेजमेंट है, कुप्रबंधन है, इसका खमियाजा हमारा भविष्य भुगत रहा है। वर्तमान तो छोड़िए, जिनको जहां जाना था वो चले गए, लेकिन आपका फ्यूचर भी अगर इन अवसंरचनाओं का अगर अभी नहीं बना पाए तो फ्यूचर भी आपका ये काल कोठरी में रहेगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान के अंदर रहेगा। तो कुप्रबंधन को बेहतर करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, पारदर्शिता को बढ़ाना है। इन तमाम चीज़ों के माध्यम से ही दरअसल बेहतर स्थिति बनाई जा सकती है। अगली बात कही जा रही, खेल भागीदारी में लैंगिक समानता। एक रिपोर्ट आया था यूनेस्को का 2024 में, जिसमें ये बातें कही गई थी साथियों, मैं कहीं नोट किया होऊंगा दरअसल। हाँ, यूनेस्को 2024, 29% किशोर लड़कियां और 21% महिलाएं। हाँ, बात ये कही जा रही है कि जो जैसे खेल है, ओलंपिक की बात है, मान लीजिए हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, नीचे आप आ जाए तमिलनाडु, केरल और फिर उड़ीसा आदि राज्यों से एक नंबर में लड़कियां चुन करके दरअसल ओलंपिक के लिए आई। देखा ऐसा गया, ये रिपोर्ट दरअसल यूनेस्को का बताया जा रहा कि 29% किशोर बालिकाएं, माफ कीजिएगा 49% होगा, हाँ 49% किशोर बालिकाएं, किशोर मतलब जिनकी शादी, किशोर आप समझ रहे होंगे, है ना, टीनेजर इन द सेंस। तो किशोर जो बालिकाएं हैं, लगभग 50%, 49 कुछ था, लगभग 50% लड़कियां इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनको एक तरीके से वहाँ सहजता नहीं महसूस होती। जैसे ब्रिजभूषण वाला जो एक मामला है, हालांकि ये तो गिने चुने अर्थों में चीज़ें हुई, व्यवहारिक तौर पे बहुत सारे ऐसी समस्याएं लड़कियों को झेलना पड़ता है और झेलनी पड़ती है, जिसका कारण ये होता है कि वो छोड़ देती है। और 49% है। आप यकीन मानिए कि आज हम उस समाज में हैं, पहली बात तो आप मौका दे नहीं रही, और फिर जहाँ मौका मिल रहा है उनके मौक़ों को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से जाया कर दिया जा रहा। तो ये एक समस्या है, न सिर्फ किशोर लड़कियों के लिए, बल्कि जो ये है महिला है वो भी 21% के आसपास उत्पीड़न का अनुभव करती हैं। तो कुल मिलाकर के वातावरण के स्तर पे भी एक बहुत बड़ी समस्याएं रही है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है उनका बेहतर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एक शासन प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए, न होने के कारण इनको इस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है।
अगली बात कही जा रही प्रतिभा पहचान प्रणाली का अभाव। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ तुलसीदास बलराम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए, जो मैंने अभी कहा ना कि वो ग्रामीण परिवेश में खेल रहे थे और किसी कोच ने देखा और फिर अंततः आप गूगल जाकर कीजिएगा, बहुत ही बेहतर खिलाड़ी रहे। ये तभी मिल पाए जब किसी गलती से किसी कोच का उन पे ये मिल पाया। तो पहचान प्रणाली का अभाव है हमारे देश में। आज भी बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिस व्यवस्थाओं के माध्यम से कहीं न कहीं मतलब व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनके माध्यम से हम प्रतिभा का पहचान कर सकें, जैसा कि चाइना, यूरोपीय कंट्रीज, अमेरिका आदि में है। उसी का परिणाम है कि वो हम एक दो मेडल ले आते हैं तो कहीं न कहीं बहुत खुश होते हैं और फिर पूरी रैलियाँ हमारे देश में निकलती है। वो हर मतलब तकरीबन हर सेक्टर में वो 50, 20, 10-10 मेडल ऐसा करते हैं। बहरहाल मतलब दर्जनों में वो गोल्ड मेडल लाते हैं। बहरहाल तो अगली बात कही जा रही है कि अन्य खेलों पर क्रिकेट का प्रभुत्व। ये बातें मैं ये कहूँगा कहाँ गया, हाँ, कि सरकार के द्वारा भी सॉरी सरकार के द्वारा भी एक दरअसल ये बातें कहेगी कि 2021 का एक रिपोर्ट है कि सरकार के जो भी फंड रहे उस फंड की कुल जमा अगर आप पूंजी देखें तो 88% अकेले क्रिकेट के बढ़ावा के मतलब क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए रहा। तो कहीं न कहीं ये भी एक समस्याएं हैं कि आपको क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों के बढ़ावा के लिए भी आपको फंड देना होगा, आपको प्रोत्साहन राशि देनी होगी, आपको अवसंरचना के लिए कार्य करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी में विविधता भरे समाज में विविधता भरे स्पोर्ट्स का समागम या यूँ कह लें आगे बढ़ने की स्थिति हो सके। तो ये कुछ समस्याएं रहीं। अगली लास्ट पॉइंट कही जा रही साथियों, खेल नीति के प्रति हमारी सरकार का बहुत ज़्यादा व्यापक नीति रणनीति का ना होना। दरअसल हम अपने खेल की जो एक शुरुआत है, हम भारत दरअसल ये चीज़ें अगर कुल मिलाकर कहें कि मान लीजिए 2018 में पहली बार नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल नहीं जीता गया होता तो कितने लोग को पता था कि ये भाला फेंक जैसी कुछ प्रतियोगिता होती है? निसंदेह नहीं, मुझे भी नहीं पता था, उसके बाद ही पता चला। तो आज सरकार ये करती है कि अगर आप जब तक मेडल नहीं लाओगे, जब तक वो स्थिति वो क्षेत्र रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे गेम हैं, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनको या यूँ कह लें जिनमें हमारे देश में बहुत सारे प्रतिभाएं हैं उसके सापेक्ष में, चूँकि वो वहाँ पहुँच नहीं पाए, वो मेडल ला नहीं पाए, इसलिए सरकार उसको आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रही। तो वही कहा जा रहा है कि सरकार की जो नीति है, जो दृष्टिकोण है वो अल्पकालिक है। अल्पकालिक इन द सेंस कि वर्तमान दौर में चलो कुछ हद तक ये करा, मान लीजिए अभी पिस्टल या यूँ कह लें क्या नाम है जेवलिन की बात कर लें तो सरकार जेवलिन को आगे बढ़ाने के लिए किन प्रकार योजनाएं लाएंगी, लेकिन उन योजनाओं का सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ता रहे, दीर्घकालिक तौर पर आगे बढ़ता रहे, ऐसा नहीं देखा गया। तो ये अल्प दृष्टिकोण को बदलकर आपको व्यापक दृष्टिकोण को इख्तियार करने की आवश्यकता है, अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आप व्यक्तिगत तौर पे भी इस बात को देख पाएँ कि मान लीजिए मैं सक्षम नहीं हूँ जेवलिन के मतलब इस क्षेत्र में, लेकिन जिस भी क्षेत्र में मैं कुश्ती हो गया, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी जो चीज़ें हैं, अगर मैं उसमें सक्षम हूँ खेलने में और मेरी अगर प्रॉपर तरीके से ऊर्जा भी लगा पाता हूँ तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा या यूँ कह लें जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा दी गई उसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये प्रयोग करने के लिए, आपका अवसर देने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पे अवसंरचना का निर्माण करना होगा, अवसरों का निर्माण करना होगा, जिससे कि संतुलितता के साथ हमारे देश में विद्यमान युवाएं हैं वो अपने मन के मुताबिक, अपने प्रतिभा के मुताबिक क्षेत्र को चयन कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही साथियों। आज बहुत ही ये कहूँगा महत्वपूर्ण टॉपिक था, न सिर्फ इसलिए कि आप अपने इर्द गिर्द की व्यवस्थाओं को देख सकें, बल्कि इसलिए भी कि यदि आप इस प्रकार के टॉपिक को, इस प्रकार के विषय वस्तु को आत्मसात नहीं करेंगे तो निसंदेह आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।